और विरोध किस बात का कर रहे हो? क्या अडानी के पास इसके विकास की क्षमता नहीं है? उद्योगपतियों से ऐसी उत्कट घृणा का कारण क्या है? यह कि वो गुजराती है, या यह कि वह कोई वैसा क्यों नहीं है जिन पर इनका वरद हस्त हो, या इसलिए कि वह कोई वाड्रा जो चंद्रयान तृतीय के लॉन्च पर इसलिए प्रसन्न था कि चंद्रयान चतुर्थ के रॉकेट में किसी दिन लटक कर चांद पर चला जाएगा और उत्तरी ध्रुव पर 8 करोड़ में जमीन खरीदकर उसे डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच देगा। जब जांच बैठेगी तो बैंक कह देगी कि बेसमेंट में बाढ़ आने से सारे कागज बह गए। धारावी कोई रहने योग्य स्थान नहीं है, वह नरक का मराठी अनुवाद है। यहां से प्रतिवर्ष $1 बिलियन का व्यवसाय भी होता है। इसकी एक पूरी अर्थव्यवस्था है जिसे यदि व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह कई $बिलियन के व्यवसाय का केंद्र बन सकता है। क्या कांग्रेस के सांसद एकनाथ गायकवाड़ और धारावी की विधायक वर्षा गायकवाड़ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से कह के इसके विकास हेतु योजना पर बात नहीं की थी? 2004 में इसी के विकास के लिए आकलन राशि 5,000 करोड़ थी और 2010 में यही राशि क्या 15,000 करोड़ नहीं चली गई थी? भीख मांगना इनकी फितरत है, इसलिए इन्हें लगता है कि हर व्यक्ति भीख ही क्यों नहीं मांगता। इस अडानी के पास इतने पैसे कहां से आ गए? अबे चिरकुट, वो उसके परिश्रम का फल है। तुम तो भीख भी ठीक से नहीं मांग रहे। कई भिखारी ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। तुम डफली लेकर भी, जेएनयू में पढ़कर भी शाम में हे कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना कॉमरेड, बीड़ी पीनी है कॉमरेड, ये कहकर अपना काम चलाते हो। तुम्हारे भीतर जो घृणा है वह तुम्हारी परिस्थिति के कारण है। दर्जनों फिल्मों में आड़ी तिरछी सकड़ी गलियां, खुले सीवर, कुपोषित बच्चे, कोटरों में धसी आंखें, पशुओं की टंगी हुई खाल और उनके बीच दौड़ते भागते नायक। धारावी का परिचय यही है। विश्व के सबसे बड़े स्लम्स में से एक, विश्व की सबसे बड़ी घनी आबादी वाला स्लम। सिनेमा स्क्रीन पर बहुत कुछ नहीं दिखता, वो गंध और सड़ांध नहीं दिखती जिसमें जन गण मन का जन रहने को विवश है। गण का तंत्र भी है पर उसका मन नहीं लगता। ऐसा क्षेत्र जो 600 एकड़ में फैला हुआ है और 10 लाख लोगों का घर है जो खुले में शौच को विवश हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और कई तरह की महामारी आदि का शिकार बनते हैं। इन्हीं लाखों लोगों में कोई छोटा मोटा अभिनेता भी बन जाता है, कोई चमड़े का काम भी करता है, कोई पूरी मुंबई के कूड़े को रिसाइकल करके शहर को साफ भी रखता है, कोई बड़ी अट्टालिकाओं में काम वाली बाई का काम भी करती है। धारावी कई मायनों में मुंबई के अस्तित्व का साझीदार भी है और उसकी चमक के पीछे हाथ में सर्फ में भिगोए कपड़े को लेकर खड़ा वह कुपोषित बच्चा भी है जो अपना युवावस्था ठीक से देख नहीं पाता। यह स्लम, जिसका हिंदी अनुवाद मलिन बस्ती है, आजकल चर्चा में होने का एक कारण उसकी सड़ांध, उसकी महामारी या उसके आश्रितों का औसत जीवन काल नहीं, बल्कि एक उद्योगपति है जिसकी हर बात को आजकल नकारात्मकता के साथ देखा जाता है। गौतम अडानी की कंपनी ने इस स्लम को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित प्रक्रिया के अंतर्गत ओपन बिडिंग के माध्यम से सबसे अधिक बोली लगाकर यह प्रोजेक्ट अपने नाम किया है। चूंकि एंडरसन की बली संसद के 2 सत्र चढ़ चुके हैं और कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा है नहीं, तो उन्होंने इस ओपन बिडिंग को ऐसे दिखाया जैसे कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार वापस बनते ही अडानी को कमरे में बुलाया गया और कहा गया कि ये टेंडर आप ले लो। कांग्रेस वालों की ऐसी सोच के पीछे उनका वही इतिहास है कि उन्होंने लाखों करोड़ रुपए के टेंडर ऐसे ही कमरे में बुलाकर बांटे, तो उन्हें लगता है कि भाजपा सरकार भी यही कर रही होगी। चूंकि इस पार्टी के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत के आधे सरकारी बैंक डूबने की कगार पर थे, इनके वित्त मंत्री के अनुसार डिजिटल पेमेंट भारत में सफल हो ही नहीं सकती थी, तो बाकी कांग्रेसियों से और क्या आशा की जा सकती। उन्हें तो यह लगेगा ही कि जो डकैती वो अपने समय में 1 रुपया में 85 पैसा मार कर किया करते थे, वैसा ही बाकी भी करते होंगे। पर उनका दुर्भाग्य कि ऐसा हुआ नहीं है। धारावी कोई रहने योग्य स्थान नहीं है, वह नरक का मराठी अनुवाद है। इसे सरकारें आज से नहीं बल्कि दशकों से पुनर्विकास के माध्यम से 1 फ्लोर की अस्थायी झुग्गियों से निकालकर अच्छा रूप देना चाहती है, क्योंकि राष्ट्र की व्यावसायिक राजधानी के बीच यह नारकीय दृश्य किसी को भी किसी भी एंगल से सही नहीं लगता, उचित नहीं लगता। यहाँ से प्रतिवर्ष $1 बिलियन का व्यवसाय भी होता है। इसकी एक पूरी अर्थव्यवस्था है जिसे यदि व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह कई $बिलियन के व्यवसाय का केंद्र बन सकता है। अडानी का वही विजन है। न तो धारावी के लोगों को विस्थापित किया जाएगा, न ही उनकी रोजी रोटी पर कोई हमला हो रहा है।
धारावी की झुग्गियों को हटाकर उसकी संकड़ी गलियों, फटे सीवरों और खुले में पड़ी गंदगी और शौच से मुक्ति दिलाकर उसे एक रहने योग्य शहरी ढांचे में परिवर्तित करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट में एक भी एंगल ऐसा नहीं है जिसे कोई कह सके कि यह गरीब विरोधी है, लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। न केवल उनके लिए बेहतर आवास बनेंगे, अन्य शहरी ढांचे बनेंगे, परंतु इन सब के बीच यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि धारावी जब खाली कराई जाए तो विस्थापित लोगों को किसी सुदूर स्थान पर नहीं भेजा जाए। इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि धारावी के लोग वहीं आसपास ही काम करते हैं, अतः कहीं उन्हें दूर भेजकर ये सब बनवाने का मतलब है उनकी आजीविका पर कुठाराघात। किंतु यहाँ सारे विस्थापित लोग धारावी के ही एक किनारे रहकर अपने घरों को बनते देख सकेंगे और उन्हें विस्थापन के कारण अपनी आजीविका को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आरंभिक टेंडरों में ऐसे प्रावधान नहीं थे क्योंकि सामान्यतः ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती। जब ऐसे लोक हितकारी प्रावधान डाले गए तो कंपनियों ने स्वतः ही हाथ खींच लिया। ऐसे में अडानी रियल्टी का यह प्रयास सराहनीय है कि उन्होंने जितना किया जा सकता था उससे अधिक ही ध्यान देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस या अन्य लोगों का विरोध, क्योंकि 1999 से 2019 तक इस स्लम के विधायक कांग्रेस के ही रहे। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के लिए दरिद्रता एक ऐसा वोट बैंक है जो अनंत काल तक इन्हें गरीबी हटाओ जैसे नारे के आधार पर जीत दिलाता रहता है। अडानी के विरोध का यह पहलू आप इस तरह से समझिए कि यदि धारावी की दरिद्रता आप छीन लेंगे तो फिर वो कांग्रेस को वोट क्यों देगा, वो किस आधार पर वोट मांगेगा कांग्रेसी। दरिद्र को दरिद्र नारायण कह देने मात्र से उसकी निर्धनता चली नहीं जाती। उसके लिए किसी अडानी को आना पड़ता है जिसके पास एक योजना है कि इन्हें मुख्य धारा में कैसे वापस लाया जाए। कांग्रेस गरीबों की बात करने वाली वह पार्टी है जिसके पास 6 दशक तक केंद्र और राज्य सरकारों की सत्ता रही है, पर उन्होंने गरीबी उन्मूलन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उसके उलट नरेंद्र मोदी ने केवल 9 वर्षों में जो किया है वह अनुकरणीय है। चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां, आज हर पार्टी उद्योगपतियों के विरोध में केवल इसलिए है क्योंकि वह उनके पुराने वोट बैंक को आशा देते हैं, उनके बीमार और दुर्बल जीवन में स्वास्थ्य और संबल का कारण बनते हैं। ये निर्धन और पीड़ितों को बढ़ने देना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार किसी ने बाहर की दुनिया देख ली, उसे यह अनुभूति हो गई कि उसका जीवन भी सुधर सकता है, तो वो कभी भी उन्हें वोट नहीं देगा जिन्होंने उसे 75 वर्षों से उसी नारकीय स्थल में जीवन बिताने को विवश किया है जिसका क्षेत्रफल 600 एकड़। और विरोध किस बात का कर रहे हो? क्या अडानी के पास इसके विकास की क्षमता नहीं है? क्या किसी के पास ऐसा कोई उदाहरण है जहां अडानी ने ऐसे प्रोजेक्ट लिए और बना ना पाया? कहीं टेंडर लिया और पेमेंट लेकर भाग गया, कहीं काम किया पर उसमें निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया। फिर उद्योगपतियों से ऐसी उत्कट घृणा का कारण क्या है? यह कि वो गुजराती है, या यह कि वह कोई वैसा क्यों नहीं है जिन पर इनका वरद हस्त हो, या इसलिए कि वह कोई वाड्रा जो चंद्रयान 3 के लॉन्च पर इसलिए प्रसन्न था कि चंद्रयान 4 के रॉकेट में किसी दिन लटक कर चांद पर चला जाएगा और उत्तरी ध्रुव पर 8 करोड़ में जमीन खरीदकर उसे डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच देगा। जब जांच बैठेगी तो बैंक कह देगी कि बेसमेंट में बाढ़ आने से सारे कागज बह गए। आंकड़ों की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के लिए साउथ कोरिया, यूएई समेत 11 कंपनियों ने बोली लगाई थी, जिसमें 3 ने वास्तव में बंद लिफाफों में बोलियां प्रविष्ट की। इसमें से नमन ग्रुप की बिड तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई। डीएलएफ ने 2025 करोड़ की बोली लगाई और अडानी रियल्टी की ओर से 5069 करोड़ की बिड की गई। यह घटना नवंबर 2022 की है, जब न तो एंडरसन रिपोर्ट आई थी, न ही अडानी को लेकर कांग्रेस कोई विशेष घृणित एजेंडा चला रही थी, क्योंकि उसी समय समानांतर रूप से राजस्थान में अडानी समूह द्वारा 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात चल रही थी। कांग्रेस तब भी महाराष्ट्र की सत्ता से नई बाहर हुई थी, तो तब बवाल क्यों नहीं हुआ? आज जब अडानी की बोली और उनके द्वारा प्रस्तावित योजना के अध्ययन के बाद उन्हें डीएलएफ से 2.5 गुना अधिक पैसे लगाने पर सरकार ने उन्हें यह प्रोजेक्ट दिया है, तो कांग्रेस वेश्याविलाप क्यों कर रहा है? डीएलएफ ने पूरे गुड़गांव की क्या दुर्दशा की है वो सबको दिखता है। एक बारिश में सब कुछ दिखने लगता है। मुंबई और धारावी जैसे स्लम एक साथ नहीं रह सकते, जहां रसेल पीटर्स जैसा कॉमेडियन आता है तो कहता है प्लेन के गेट खुलते ही उसका फेफड़ा विष्ठा की दुर्गंध से भर गया। क्या आप चाहते हैं कि भारत की व्यावसायिक राजधानी अपनी ऐसी छवि को लेकर चलता रहे जबकि उसके विकास की योजनाएं हैं, विकल्प हैं?
क्या कांग्रेस ने ही इसके रीडेवलपमेंट के लिए 2004 में कॉस्ट एस्टिमेट्स नहीं मंगवाए थे? क्या कांग्रेस के सांसद एकनाथ गायकवाड़ और धारावी की विधायक वर्षा गायकवाड़ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से कह के इसके विकास हेतु योजना पर बात नहीं की थी? 2004 में इसी के विकास के लिए आकलन राशि 5,000 करोड़ थी और 2010 में यही राशि क्या 15,000 करोड़ नहीं चली गई थी? ध्यान रहे कि इस पूरे काल में घोटालेबाजों की सरकार रही है, केंद्र में भी महाराष्ट्र में भी। आप सोचिए कि 13 वर्ष बाद जब हर वस्तु की कीमत लगभग दुगनी हो चुकी है, फिर भी कांग्रेस 2010 में 15,000 करोड़ की कॉस्टिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि इनका इतिहास रहा है 1 रुपये में 15 पैसे के कार्य करने का। तो आप यह मान लीजिए कि इनका वास्तविक कॉस्ट 15% के हिसाब से 2250 करोड़ का ही रहा होगा। बाकी का पैसा ये चोरों की सरकार स्वयं में बांट लेती। अब इसी कॉस्ट को 13 वर्षों में हुई वृद्धि के साथ जोड़कर देखिए तो आपको अडानी का अभी का कॉस्ट 5,069 करोड़ बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो इससे साबित होता है कि राजीव गांधी के कालजयी कथन का सम्मान कांग्रेस ने 2010 में भी किया है। डकैतों को अपनी दलाली नहीं मिली तो उन्हें पीड़ा होना अवश्यंभावी है। धारावी की उपयोगिता मुंबई के एलीट के लिए फिल्मों में उसके रोमांटिसाइजेशन तक ही सीमित है। स्क्रीन पर गंदे पानी में खेलते बच्चे भी सिनेमा के लिए उत्कृष्ट सिनेमेटोग्राफी है। इसे आप स्लम डॉग मिलियनेयर में विष्ठा के हौज में गिरता दिखा सकते हैं, भारत की गरीबी दिखाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, अपराधियों को भगाने के लिए और हर उस नकारात्मक छवि के लिए धारावी एक सहज प्राप्य विकल्प है जिसके लिए उन्हें कैमरा उठाकर उसकी अंधेरी गलियों और हेलीकॉप्टर या ड्रोन से उसके एक रूप टिन शेड या एस्बेस्टस के टुकड़ों या फिर फ्लैक्स बोर्ड के शीट से बनी छतों को दिखाकर स्थापित कर सकते हैं कि रॉकी भाई के आपराधिक जीवन का आरंभ यहीं से हुआ था। धारावी में आशा का लोप हो चुका है। उसके लिए जब गौतम अडानी यह लिखते हैं कि यहाँ स्लम डॉग नहीं मिलियनेयर होंगे तो वह एक उद्योगपति की सोच है, उसका विजन है। वो जानते हैं कि व्यवसाय के लिए जो माहौल है वह धारावी के क्षुद्र स्केल पर नहीं हो सकता। जो जीवट लोग अभी के स्लम में $1 बिलियन का व्यवसाय कर रहे हैं वो शहरीकरण से, व्यवस्थित दुकानों से, वेयर हाउसेज से, फैक्ट्री से, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि के वहाँ होने मात्र से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। धारावी को वही आशा चाहिए कि यहाँ से कुछ सकारात्मक भी उपज सकता है। यहाँ से सुपारी किलर्स या काम वाली बाई या ड्रग डीलर ही नहीं, स्वस्थ कार्य करने वाले नवयुवक भी निकल सकते हैं। इस स्लम के हटने का प्रभाव आप वहाँ की नदी, भूमि और जलवायु पर भी देख पाएंगे। बीमारियाँ कम होंगी, पर्यावरण को सांस लेने की जगह मिलेगी, नदी स्वच्छ रहेगी और बच्चे सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर एक उज्जवल भविष्य देख पाएंगे। धारावी के स्तर का पुनरुद्धार जब सफल होगा तो ऐसी हर मलिन बस्ती के लिए एक उदाहरण बनेगा। उद्योगपति यह बात समझ पाएंगे कि यह कोई बुरा निवेश नहीं है। बिना किसी के जीवन को प्रभावित किए, किसी की घर छीने हुए एक समतल छत की जगह बहुमंजिले भवनों में बदलकर वहां पार्क, चिकित्सालय, विद्यालय, कम्युनिटी सेंटर, ऑफिस स्पेस से लेकर हर वह सुविधा पहुंच सकती है जो एक टाउनशिप में होती है। अंतर केवल विजन का है, संकल्प का है। जो इनके विरोध में है वो न केवल विकास विरोधी हैं बल्कि पर्यावरण विरोधी और गरीब विरोधी भी हैं, जो गरीबों के लिए केवल योजनाएं बनाते हैं और जीजा को कैसे लाभ पहुंचे इसके लिए योजनाओं की कॉस्ट 5 गुना अधिक रखते हैं। चाहे अडानी हो, अंबानी हो, टाटा, जिंदल, डालमिया हो या कोई भी नया उद्योगपति, हर राष्ट्र में इनकी पूजा होती है कि उन्होंने कुछ क्रिएट किया है, बनाया है, लाखों रोजगारों का सृजन किया है। वहाँ के नागरिक उनका उत्थान चाहते हैं। हमारे राष्ट्र में वामपंथियों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि जो भी वेल्थ क्रिएटर हैं, उद्योगपति हैं, उनको सदैव भी गरीबों के हित का विरोधी और लुटेरों जैसा दिखाया जाता है। यह बात और है कि साबित कुछ नहीं होता। ये डफली लेकर पीटते रहे, ये केवल सड़कों पर नाच सकते हैं। भीख मांगना इनकी फितरत है, इसलिए इन्हें लगता है कि हर व्यक्ति भीख ही क्यों नहीं मांगता। इस अडानी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अबे चिरकुट, वो उसके परिश्रम का फल है। तुम तो भीख भी ठीक से नहीं मांग रहे। कई भिखारी ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। तुम डफली लेकर भी, जेएनयू में पढ़कर भी शाम में कॉमरेड 2 रुपया दे दो ना कॉमरेड, बीड़ी पीनी है कॉमरेड, ये कहकर अपना काम चलाते हो। तुम्हारे भीतर जो घृणा है वह तुम्हारी परिस्थिति के कारण है। यह विरोध तुम्हारी अपनी नाकामी और निकम्मेपन के कारण। इसका किसी के पास कोई समाधान नहीं। संभव है कि कोई अडानी ही तुम जैसे नकारे लोगों के लिए भी कोई रीडेवलपमेंट प्लान लेकर आएगा जहां तुम्हारे भीख मांगने की जगह सुनिश्चित कर दी जाएगी कि ये रहा पोल, इससे 10 मीटर तक ही तुम जा सकते हो।
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।